नमस्कार, आदाब, मैं शरिया से स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। चोरी चोरी चुपके चुपके अब और नहीं, वोट चोरी पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। SIR पर घमासान जारी, बीजेपी फर्जी तरीके से वोट जोड़ और काट रही, कांग्रेस नेता पवन खेरा ने लगाए बड़े आरोप। किशवाड़ हादसे में 65 शव बरामद, बड़ी संख्या में नदी में बह गए लोग। अखिलेश यादव पर बरसे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा मुसलमानों को बिरयानी में तेजपत्ते की तरह किया गया इस्तेमाल। भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया, पुतिन से मीटिंग के बाद ट्रंप ने एक बार फिर लिया क्रेडिट। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस वोट चोरी अभियान को तेज करने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार एक के बाद एक वीडियो जारी कर रही है। इस बार जारी किए गए वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कैसे लोगों की वोटों की चोरी हो रही है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो साझा करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि अब और नहीं, जनता जाग गई है। उनके इस पोस्ट के बाद बीजेपी का बयान अब सामने आया है। राहुल गांधी ने संवैधानिक मर्यादा को तार तार करना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। आज देश में देश के खिलाफ, देश के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बोलने के हैबिचुअल ऑफेंडर बन चुके हैं राहुल गांधी। स्वतंत्रता दिवस के गौरव के क्षण से दूरी बनाकर राहुल गांधी ने देश के सर्वोच्चम लोकतंत्र पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। शायद ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि विपक्ष के नेता ने स्वतंत्रता दिवस का बायकॉट किया हो। स्वतंत्रता दिवस के अपने पार्टी के कार्यक्रम में राहुल गांधी द्वारा 1984 के सिख नरसंहार के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी जी जगदीश टाइटलर को सम्मान पूर्वक बुलाना, ये कांग्रेस की इसलिए घिनौनी सिख विरोधी, पंजाब विरोधी सोच और मानसिकता उजागर करती है। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा व राजा वडिंग सहित कांग्रेस के नेता कांग्रेस के इन नापाक, काले, षड्यंत्रकारी सिख कत्लो गारत के इतिहास पर गहरी चुप्पी में क्यों हैं? सिख व पंजाबियों के कातिलों की दास्तां में मगन क्यों हैं? क्या उन्हें दिख नहीं रहा कि सज्जन कुमार कत्ल करने के बाद भी कांग्रेस का नेता, जगदीश टाइटलर मैंने सिखों को मारा, सरदार मारे, ये कहने के बाद भी कांग्रेस का नेता और उसे सम्मान मिलता है। ये चुप्पी क्या इशारा करती है? विभाजनकारी, षड्यंत्रकारी दंगों की राजनीति, अवसरवाद का कारोबार कांग्रेस लगातार कर रही है और अपनी दुकान का नाम मोहब्बत की दुकान रखा है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आज कहा है कि बीजेपी जिस प्रकार से फर्जी तरीके से वोट जोड़ और काट रही है, वो उनके ही हाथों में पकड़ा गया है। खेरा ने यह भी कहा है कि अगर हम वोट नहीं दे सकते तो हम स्वतंत्र भारत में आज़ादी से सांस नहीं ले पाएंगे। कांग्रेस नेता ने जानकारी दी है कि 17 अगस्त से इंडिया गठबंधन बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। कल हमने अपना 79th स्वतंत्रता दिवस मनाया और कल आने वाले कल 17 तारीख को बिहार के सासाराम से हमारी वोट अधिकार यात्रा, एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू होने जा रही है। आजाद भारत में आजादी से सांस लेना इसीलिए संभव है क्योंकि वोट देना संभव है। अगर हम वोट नहीं दे सके तो हम आजाद भारत में आजाद तरीके से सांस भी नहीं ले सकते। ये संघर्ष जो राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, ये इसीलिए किया है कि आजाद भारत में एक एक भारतवासी आजादी से सांस ले सके। जिस ढंग से फर्जी तरीके से वोट जोड़ना, फर्जी तरीके से वोट काटना, भारतीय जनता पार्टी का ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। और खास तौर पे बिहार में अगर ये SIR नहीं शुरू किया जाता तो शायद इतना कुछ सामने भी नहीं आता जितना अब सामान्य नागरिक निकाल कर दे रहे हैं। ये स्थिति हो गई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और जो हमारी तमाम लोगों की, इंडिया अलायंस के लोग थे, एक्टिविस्ट थे, वोटर रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सबकी मांग माननी थी।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चशोती में शुक्रवार को आई आपदा के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 65 शव बरामद किए गए हैं। 107 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस घटना में बड़ी संख्या में लोग नदी में बह गए, उनकी तलाश में दिक्कतें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि किश्तवाड़ में 500 से ज़्यादा लोग अब भी मलबे में दबे हैं। गए थे चशोटी, आपने वहाँ खुद पर्सनली जाके देखा, क्या बात हुई सर? आप विक्टिम्स से भी मिले, उनकी फैमिली से? अब हालत तो खराब ही है। कई सारी कीमती जानें हम गंवा चुके हैं। बहुत से लोग अभी लापता हैं। लगभग 55 के आसपास जो हैं कंफर्म्ड डेथ्स, 100 से ज़्यादा जख्मी, जिसमें से कई सारों को हमें जम्मू अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा। उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। और 70 और 80 के आसपास अभी भी लापता हैं लोग। वो नंबर बदलता रहेगा। यहाँ तक कि जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो खबर आई कि यहाँ दुलहस्ती प्रोजेक्ट के डैम साइट पे एक लाश मिली है, जो कि वहीं से क्लाउड बर्स्ट के बाद जो सैलाब आया उसमें बह गए। तो उसी से आपको अंदाज़ा होता है कि कितने मुश्किल हालात हैं। और हमारी मुकम्मल अभी कोशिश है कि जितना हो सके रेस्क्यू का काम हम कर लेंगे। उसके बाद रिकवरी का, जहाँ तक हमारी कोशिश है कि जितने लोग लापता हैं उनकी रिकवरी हो, और उसके बाद रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का काम होगा। कॉम्पनसेशन की बात आप आज कॉम्पनसेशन वो तो हमने फौरी तौर किया है, क्योंकि कुछ लोगों के घर इफेक्ट हुए हैं, कुछ लोगों के स्ट्रक्चर्स इफेक्ट हुए हैं, लोगों को एक माली नुकसान हुआ है। जानी नुकसान का तो कोई मुआवजा आप दे नहीं सकते हो। हम थोड़ा सा हम उनकी मदद करते हैं, लेकिन किसी जान की आप कीमत लगा नहीं सकते हो। तो आज हम रिलीफ और इन चीज़ों पे हमने ज़्यादा जोर नहीं दिया। हमारी आज भी कोशिश है कि अगर कुछ कीमती जानें हम बचा सकें तो एक तो वो, उसके बाद रिकवरी का काम। झारखंड के शिक्षा मंत्री और जेएमएम विधायक रामदास सोरेन का शुक्रवार को निधन हो गया। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बेटे ने सोशल मीडिया पर निधन की सूचना दी। इस महीने की शुरुआत में रामदास सोरेन अपने आवास के बाथरूम में गिर गए थे। उसके बाद ब्रेन हैमरेज हो गया था। इलाज के लिए उन्हें दिल्ली लाया गया था। उनकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई थी। जी देखिए, हमारे स्वर्गीय रामदास सोरेन जी जमीन से जुड़े हुए नेता थे और गुरुजी के साथ उन्होंने आंदोलन किया, बहुत संघर्ष किया उन्होंने, और आज उनको ये मुकाम मिला, मंत्री बने। और ऐसे समय में उनका अचानक चले जाना उनके परिवार के लिए, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के लिए, इस राज्य के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, सदमा है। उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, 62 साल की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती पॉलिटिक्स में, और बिल्कुल स्वस्थ थे। अभी मैडम भी बता रही थी कि सदन में भी वो गरजे थे उस दिन। काफी देख के लग ही नहीं रहा था कि एक दिन के बाद उनके साथ इतनी बड़ी दुखद घटना हो जाएगी। तो इस क्षति की पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन वो रहेंगे हर एक के दिलो दिमाग में। पार्टी के हमारे बीच उनकी उपस्थिति हमेशा रहेगी। उन्होंने जो कुछ भी किया पार्टी के लिए, कोल्हान के इतने बड़े नेता जो कि जमीन से जुड़े हुए नेता थे, उनका जाना बहुत बड़ी क्षति है राज्य के लिए। दिल्ली में आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। मोतीनगर में एक थार की बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। थार मालिक की पहचान अमरिंदर सिंह सोढ़ी के रूप में हुई है, जो हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। वहीं मृतक की पहचान 40 साल के बेचू लाल के रूप में हुई है, जो दिल्ली के प्रेमनगर का रहने वाला था। वहीं आरोपी दिल्ली के रमेश नगर का रहने वाला है, जो हादसे के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया। हालांकि उसकी कार को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। कल रात में घर से निकले हैं, बोले हैं अपने लड़के से बोले हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ। और आए हैं यहाँ पे आके एक्सीडेंट हो गया है। हमें सुबह जानकारी लगी, रात में लड़का फोन किया कि भाई कहाँ है पापा, हम ढूंढ रहे थे। सुबह जानकारी लगी कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। तो क्या रोड किनारे बाइक पे बैठे थे? हाँ, बाइक पे बैठे थे, रोड किनारे बाइक पे बैठे थे, और पीछे से थार वाले ने, गाड़ी आपके सामने है, पीछे से एक्सीडेंट कर दिया। जोर की टक्कर मारी और कुछ चल दिया है पूरा। बाइक पूरा खत्म हो गई है। उनके सीने पे चोट लगी है। बेचूलाल जी की क्या डेथ हो गई है? डेथ हो गई है। तो ये बताइए कितनी जोर की टक्कर मारी है गाड़ी?
देख के पता चल रहा है, तो इस तरह से क्या कहेंगे इन गाड़ी वालों के लिए जो इस तरह सर उचित कार्रवाई चाहिए कि उचित उनको दंड मिले। जो क्या पुलिस ने क्या बताया, शराब पी के गाड़ी चला रहे थे? पुलिस बताए हैं कि आश्वासन दिया है कि तुम कार्रवाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम कार्रवाई FIR बना दी है, हम कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। गाड़ी पकड़ ली है, उनको भी पकड़ लेंगे हम। तो बेचूलाल जी क्या करते थे? वो POP का काम करते थे, POP का प्लास्टर ऑफ पेरिस के ठेकेदार है जी सर। परिवार में कौन कौन है? भैया हैं और उनके 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं, भाभी हैं, मेरे पिताजी हैं, मैं हूँ, हमारे बच्चे हैं। तो घर में कमाने वाले क्या अकेले ही थे? अकेले थे कमाने वाले कोई नहीं है, वही थे। विभाजन की विभीषिका पर NCERT नए मॉडल पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि मैं NCERT को विभाजन पर चर्चा के लिए चुनौती देता हूं। आज भाजपा के नियंत्रण में NCERT है, उन्हें विभाजन के बारे में कुछ नहीं पता है। देश के प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण और उसमें RSS के जिक्र पर उन्होंने कहा है कि यह बहुत निराशाजनक था। ये उनके विदाई भाषण जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी को खुश करने के लिए ये कह रहे हों। कैसे आप क्या उम्मीद करेंगे आप? तो भारतीय जनता पार्टी का फर्जी इतिहास है। मैं तो आज आपके सामने पूरी NCERT को चैलेंज करता हूं, आ जाएं, अकेले मुझसे ही वाद विवाद कर लें किस तरह क्यों पार्टीशन आया, तभी बता देंगे क्या पार्टीशन के कारण थे। भाई आप हाथ में आज NCERT आ गई है, जो चाहे छाप दो, झूठ फर्जी फरेब, इतिहास का नहीं पता इनको, हिस्ट्री का एच नहीं पता इनको, तो अपना बोलते रहें जो बोलना है, इसका कोई मतलब थोड़ी है। आपको हर सब्जेक्ट को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र बना देना तो बनाइए। ये तो बीजेपी और संघ पता नहीं कब से बोलता चला आ रहा है। देखो बहुत ही निराशाजनक था, और अब की बार तो प्रधानमंत्री भी ऐसा लग रहा था कि समझ लीजिए फेयरवेल भाषण दे रहे हों। पहले कम से कम यही सब जितना कुछ वो आधा सच आधा झूठ बोलते थे, कम से कम ताकत से बोलते थे। कल तो लगा नहीं कि कुछ वो बोल रहे हैं, और ये भी लगा कि वो क्योंकि संघ का अभी तक तो उन्होंने कभी बात की ही नहीं थी, तो उनको लग गया होगा कि वहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। तो एक मानो ना एक आदमी थोड़ा सा किसी को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए कुछ बातें कह रहा था, उस तरह पे कर रहा था। बड़ा वो था, कोई एक वो नहीं दिखा कोई उनमें पैटर्न हो क्या हो। ठीक है, अब जैसा था वैसा था, क्या उम्मीद करेंगे उनसे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि समय समय पर चुनाव आयोग पर उंगलियां उठती रही हैं, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या कोई अन्य चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना और चुनाव आयोग की संस्था में लोगों का विश्वास बढ़ाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन हम देखते हैं कि लोग चुनाव आयोग के काम करने के तरीके से असंतुष्ट हैं। हाल ही में इंडिया गठबंधन ने वोट चोरी पर अपनी बात उठाई और नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को भी विपक्ष की बात माननी पड़ी। अगर चुनाव आयोग के एक भी अधिकारी पर कार्रवाई हो जाए तो कहीं भी वोट चोरी, वोट डकैती या ऐसी कोई लूट नहीं होगी। रिकाउंट किया गया तो हारे हुए प्रत्याशी 51 वोटों से जीता। ये इलेक्शन कमीशन सवाल है कि नहीं सर? सरपंच चुनाव का इलेक्शन कमीशन पर समय समय पर उंगलियां उठाई हैं, और चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की इंस्टीट्यूशन पे लोगों को और भरोसा बढ़े। इधर जो हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं, इलेक्शन कमीशन का जो काम करने का तरीका है, उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं, अविश्वास पैदा हुआ है। अभी हाल ही में जो वोट चोरी, वोट डकैती को लेकर के बड़े पैमाने पर देश को इंडिया गठबंधन और खासकर जो बीजेपी से अन्य दल हैं, उन्होंने कोशिश की, और उसका परिणाम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को भी उन बातों को मानना पड़ा जो विपक्ष कह रहा था। इलेक्शन कमीशन पे कई बार उंगली उठी है, और यूपी के चुनाव में तो न जाने कितनी बार उंगली उठी है। ये तो पहला फेज था कि जहां हम अपना वोट बचा सकते हैं, अपनी वोटर लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, ये पहला चरण है। लेकिन इसके बाद जो प्रशासन काम करता है, सरकारें जो काम करती हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करता। मुझे याद है कि जिस समय उंगली उठाई थी इलेक्शन कमीशन पर, तो 18,000 वोटों का जो डिलीट किया गया था, उनकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी।
एफिडेविट के साथ दी, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अगर एक भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, मतलब अधिकारी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कर दे कार्रवाई, तो मैं समझता हूं कहीं भी वोट चोरी, वोट डकैती या इस तरह की लूट नहीं होगी। लखनऊ में आज वीरांगना रानी अंबावती बाई लोधी की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमला बोला है। पूज्य अवंतीबाई लोधी जी की 195वीं जन्म जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। उनका जीवन पूरी वीर गाथा से भरा है। भारत माता की अस्मिता की रक्षा के लिए उन्होंने प्राणों की बाजी लगा दी। कभी वो झुकी नहीं, डरी नहीं, दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का काम किया। ऐसे अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जन जन को संदेश देना चाहती है। अवंतीबाई लोधी जी के जीवन चरित्र से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और भारत माता पर समर्पित भाव से काम करते हुए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत माता का झंडा सबसे सर्वोच्च शिखर पर हम सबको पहुंचाना है। ऐसे अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी और ढेर सारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पूज्य अवंतीबाई लोधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए सुबह सुबह आए। प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि जब ये देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब आरएसएस के लोग कहाँ थे और आत्मनिर्भरता प्रधानमंत्री में दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो लोगों को आत्मनिर्भरता के बारे में बताएं और खुद के व्यवहार में इसे ना दिखाएं। ये कोई चुनाव नहीं है। नहीं, बातें ही की। आजादी का मौका था, वर्षगांठ थी आजादी की। आरएसएस इस अफसाने में कहां से? ये तो झूठा इतिहास लिखने वाले भी उनको खारिज करते हैं। अब प्रधानमंत्री जी पता नहीं कहां पढ़ते हैं, कौन लिख के देता है। जब ये देश जंग आजादी में था ना, आरएसएस वाले कहां थे? प्रधानमंत्री जी को नहीं पता। पूछ लेते कम से कम कुछ पढ़े लिखे लोगों से जिनको इतिहास की जानकारी है। और आत्मनिर्भरता तो प्रधानमंत्री जी के अपने इसमें दिखना चाहिए ना, चश्मा, घड़ी, सब चीजों में कलम। ये नहीं होगा ना कि आत्मनिर्भरता लोगों को कहें और अपने व्यवहार में वो दूर हो। ये तो हमेशा से हम लोग सोचते रहे थे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या था? आत्मनिर्भरता की ओर एक कोशिश थी। अपने तो एक एक करके उसको खत्म कर दिया। कल बार बार मैं कह रहा हूं, मैंने एक लेख भी लिखा है कि प्रधानमंत्री जी के भाषण कल, मैं समझता हूं उनके खुद के 14 ईस्वी के भाषण को वो एक बार फिर सुन ले, जहां सांप्रदायिकता पर बंदिश की बात थी। और कल घुसपैठिया, ये डॉग विस्लिंग इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। ये चुनाव नहीं है, वहां चल जाता है। चुनाव आयोग की मदद से भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, कोई आपत्ति नहीं होती। लाल किले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा पर बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार के एक भी मतदाता को इस यात्रा से मतलब नहीं है। बिहार के मतदाता को पता है कि उनके मतदान का अधिकार चुनाव आयोग उनको देगी। जब मतदाता को दिक्कत नहीं है तो जबरदस्ती अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगाकर यात्रा करने को जनता नकार देगी। देखिए, इस यात्रा का मकसद क्या है? बिहार के एक भी मतदाता को इस यात्रा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिहार के जो भी मतदाता हैं उनको पता है कि उनके मतदान का अधिकार चुनाव आयोग उनको देगी। तो जब मतदाता को दिक्कत नहीं है तो जबरदस्ती अपने पार्टी के कार्यकर्ता को लगा करके कोई यात्रा करना, जनता इसको नकार देगी। और चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि अभी ट्रेन खुला कहाँ है, अभी तो ट्रेन लगा हुआ है 1 सितंबर तक। पहले से हल्ला करना कि पैसेंजर को जगह नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए 1 सितंबर के बाद अगर उनको यात्रा निकालना था तब कोई शिकायत बोल सकते थे। अभी तो जिनका नाम कटा, जिनका जुड़ा, सारा दावा आपत्ति फॉर्म 7, फॉर्म 6 चुनाव आयोग ने खोल कर रखा है। इसलिए जनता समझ रही है कि इंडी गठबंधन के नेता बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह का यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है।
स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टेकाराम जूली ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जो भी भाषण या बयान देते हैं उसका मतलब होता है। भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और फिर रोजगार नहीं मिलता। प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो महंगाई, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को खत्म करेंगे, लेकिन उन्होंने उस वादे पर कोई कदम नहीं उठाया। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ बातें कर रहे हैं, जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है। कहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की एक जो स्पीच होती है या कोई भी उनके द्वारा कही हुई बात होती है उसके मायने होते हैं। हिंदुस्तान जैसे देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहे कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा हर वर्ष और फिर रोजगार नहीं मिले, प्रधानमंत्री ये कहे कि मैं महंगाई को, भ्रष्टाचार को, आतंकवाद को खत्म करूंगा और उस पर कोई भी 2 कदम भी आगे नहीं बढ़े, 15 लाख खाते में डालने की बात कहे या काला धन वापस लाने की बात कहे और बाद में कहा जाए कि ये सब जुमले हैं। तो इसी प्रकार से पिछले साल भी मोदी जी ने यही बात कही थी कि हम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको स्टाइपेंड देंगे, कंपनियों में जाएंगे बच्चे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी उनकी काफ़ी हम मदद करेंगे, स्टार्टअप जो बच्चे शुरू करेंगे उनकी मदद करेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ तो कुछ भी नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ बातें मोदी जी कर रहे हैं, धरातल पे कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी को रिफॉर्म करने की जो बात आई तो उसके लिए तो राहुल गांधी जी ने 2016 के अंदर ही कह दिया था कि आपको जीएसटी की ये 2 स्लैब बनानी चाहिए। इस प्रकार से आप जो जीएसटी लेके आए हैं ये चलने वाला नहीं है। और हकीकत ये है कि जीएसटी लागू होने से लेकर आज तक जितना संशोधन इस जीएसटी के अंदर हुआ है, जितने बदलाव इस कानून के अंदर हुए हैं, उतने शायद आज तक टोटल मिला के किसी भी कानून के अंदर नहीं हुए होंगे। अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के बाद एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर करवाया। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच चल रही जंग के अलावा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 4 युद्ध रुकवाए। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ईरान के परमाणु शस्त्रागार के विनाश को शामिल नहीं करना चाहता। ट्रंप 20 से ज़्यादा मौक़ों पर यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच चल रही जंग को रुकवाया। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि 10 मई को उनकी मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान ने रात भर चली वार्ता के बाद तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई। उन्होंने ये भी दावा किया कि उस दौरान परमाणु टकराव का खतरा था। हालांकि भारत सरकार पहले ही ट्रंप के इस दावे को खारिज कर चुकी है। इससे पहले अगस्त की शुरुआत में ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने रेडियो होस्ट एक प्रोग्राम में उसकी आलोचना की और कहा कि उन्हें उनके कामों की जानकारी नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने न सिर्फ युद्ध रोके बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अमेरिका की खुली सीमा जैसे मुद्दों पर भी सख्त कदम उठाए हैं। वहीं भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने पहले ही साफ कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी तीसरे देश ने हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच उस दौरान कोई फोन कॉल भी नहीं हुई। जयशंकर ने यह भी कहा है कि इस सैन्य कार्रवाई का व्यापार से कोई संबंध नहीं था। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए अब बने रहें सियासत टीवी के साथ।